हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ ली, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे इस टॉपिक का पढ़ने का। आज हमारा गॉस लॉ आ जाएगा और आज से हम उन सारे डेरिवेशंस को करेंगे जिनको हमने बोल रखा था कि इसके डेरिवेशंस हम आगे करेंगे, क्योंकि हमने वहां पे केवल फॉर्मूला बताया था और उसका यूज हमने क्वेश्चंस करने में यूज किया था। तो आज हम लोग जो भी फॉर्मूले मैंने बताए थे उसका डेरिवेशंस करेंगे थ्रू गॉस लॉ। चलो उससे पहले एक छोटी सी चीज कर लेते हैं कि जैसे कहता है फाइंड टोटल फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण टोटल फ्लक्स पहले फाइंड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू। अब आपको पता हो पॉइंट चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन होता है ना। पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे। तो अब हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं और हमें क्या करना होगा? हमें एक सरफेस बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कोई भी एक सरफेस मान लिया। अब लेकिन इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना थोड़ा हमें डिफिकल्ट काम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? ऐसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। हम ये सरफेस, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट काम होगा। तो हमने क्या किया, अब एक सरफेस बनाया। क्या, कौन सा सरफेस लिया हमने? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, स्फेरिकल सरफेस ले लिया, ठीक है। हमने स्फेरिकल स्फीयर है थोड़ा सा, हमने क्या किया, एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, ठीक है। अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलेंगी और जितने इस सरफेस को क्रॉस करेंगे उतने ही सरफेस को भी क्रॉस करेंगी। तो इसका मतलब है चाहिए सरफेस लो, चाहिए सरफेस लो, हमें उससे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक, कोई डिफरेंस नहीं होना है। तो हमने क्या किया, ये जो सरफेस लिया इसका रेडियस मान लिया कि r है, ठीक। हमने इसका रेडियस मान लिया कि r है, ठीक। थोड़ा सा ये सेंटर इसका इधर कहीं बना देते हैं। ये r हो गया। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ये भी हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है कि q बाई r स्क्वायर। अब यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे ds वेक्टर का, अगर हम यहां पे छोटा सा एक सरफेस लेंगे, ds छोटा सा एरिया, उसके कारण इसका जो ds वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे ही होगा। तो यहां पे E और ds क्या होंगे? पैरेलल होंगे, उनके बीच बनने वाला एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अब हम क्या निकालना चाह रहे थे? हम लोग निकालना चाहते थे फाई। फाई हमारा क्या था? E डॉट ds, E डॉट ds वेक्टर। तो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन E क्या हो गया? E हो गया आपका, हमने देखा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू ds वेक्टर, ठीक। अब यहां पे क्या होगा कि E डॉट ds, तो E ds cos थीटा होता है, तो डॉट हटा के हमने E ds, अब इसके बीच कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री, E ds cos 0। अब देखा जाए तो ये तो सब इंडिपेंडेंट है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और cos 0 की वैल्यू 1 होगी, इंटीग्रेशन ds। अब देखा जाए ये कैसा हमने सरफेस लिया है? स्फेरिकल सरफेस लिया है। तो स्फेरिकल सरफेस का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो क्या टोटल एरिया कितना आएगा? टोटल एरिया आता है आपका, क्या आता है? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। तो यहां से क्या मिल गया? यहां से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से 5 मिल गया आपको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यही क्या है हमारा टोटल फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखिए ये क्या आर पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। इसका मतलब आप कहीं पे भी सरफेस ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही पास करेंगी, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए चाहे खूब बड़ा सरफेस ले लीजिए, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही पास करेंगी जितनी यहां से पास करेगी। तो इसका मतलब ये आर पे डिपेंडेंट है नहीं, ये तो क्यू है चार्ज और एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू पे डिपेंड है, मतलब जितना ज्यादा चार्ज लेंगे, जितना बड़ा चार्ज लेंगे, फील्ड लाइन उतनी ज्यादा होंगी, और एप्सिलॉन तो हमारा कांस्टेंट है। तो ये जो हमारा phi is equal to q upon epsilon नॉट आया, यही हमारा क्या हो गया टोटल फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा क्या है, यही हमारा गॉसेस लॉ भी है, ठीक है, यही हमारा गॉसेस लॉ भी है। नोट कीजिए, फिर हम अभी गॉसेस लॉ का प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताते हैं। प्लीज नोट इट। चलिए अब हम बात करते हैं कि गॉसेस लॉ है क्या। देखिए, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड hypothetical surface called Gaussian surface in free space is equal to 1 upon epsilon times the total charge enclosed within the surface। देखिए अभी हमने क्या निकाला था phi is equal to q by epsilon naught। तो ये क्या कहता है, गॉसेस लॉ क्या कहता है कि सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल क्या होता है कि जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ कोई चार्ज q है, ये मान लिया चार्ज q1 है, यहां पे चार्ज q2, ठीक है। हमने क्या किया, अगर इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस बनाया, ठीक है, तो अब ये चार्ज है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि हमें क्लोज फिगर चाहिए, तभी हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds वेक्टर। और ये आएगा क्या, अब यहां पे क्या है, दो चार्जेस हैं, ये q1 है ये q2 है, लेकिन क्या q2 क्लोज्ड है? नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे निकलेंगी वही आपके इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं। तो इसका मतलब जब इस सरफेस को क्रॉस कर रही है तो वही आपका वही फ्लक्स क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनक्लोज क्या है, चार्ज q1 और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या आएगा, phi q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि q2 तो इनक्लोज है ही नहीं। तो हमें क्या होगा कि फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्लोज फिगर होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, तो तब तो हम इसका फ्लक्स निकाल पाएंगे, अदरवाइज फ्लक्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। और वो आया कितना, जितना Q इनक्लोज होगा उस सरफेस के अंदर, जितना Q होगा इनक्लोज, वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी द टोटल फ्लक्स। और ये क्या होगा, E डॉट ds से तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन अब ये क्या होगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। पहला नोट क्या कहता है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, जो भी गॉसियन सरफेस हमने लिया उससे जो फ्लक्स होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप, उस गॉसियन सरफेस के शेप से इंडिपेंडेंट होगा, साइज से इंडिपेंडेंट होगा, और पोजीशन ऑफ चार्ज यूनिट से इंडिपेंडेंट होगा। कहां पे चार्ज रखा है इससे भी उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया हमारा ये चार्ज है, ठीक है, अब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, कुछ ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, हर तरफ पास हो रही होंगी। अब इसका सरफेस हम चाहे तो ऐसा ले लें, चाहे तो बड़ा सरफेस ले लें, चाहे तो ऐसा सरफेस ले लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देखो
ये सरफेस है तो भी इसे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये सरफेस आपने लिया तो भी इसे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये बड़ा सरफेस लिया तो भी इसे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा सरफेस कैसा भी हो, कैसा भी साइज का हो, कैसा भी शेप का हो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स पे, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्लक्स क्या है, वो आपका इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, तो सरफेस से फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, इसलिए इसका मतलब है इसके फ्लक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब दूसरा क्या है, एंड पोजीशन ऑफ चार्ज इन इट। जैसे मान लिया कि हमने ये सरफेस ले लिया, ठीक है, अब चार्ज को यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, अब अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं तो क्या होगा, कहीं पे भी इस चार्ज को रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी पास होने वाली है, तो इससे भी चार्ज के प्लेसमेंट से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। चलो अब अगले की तरफ चलते हैं। कहता है इन ए क्लोज सरफेस, अगर हमने क्लोज सरफेस लिया है, इनकमिंग फ्लक्स जो होगा इज टेकन एज नेगेटिव, जो फ्लक्स आ रहा होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, और जो फ्लक्स आउटवर्ड हो रहा होगा उस फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। जैसे हमने ये क्या ले लिया, ये हमने सरफेस ले लिया, अब अगर यहां से कोई फ्लक्स आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं, तो इसको हम लोग निगेटिव लेंगे, और अगर कोई फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब बाहर जा रहा है, इस फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। आने वाले फ्लक्स को निगेटिव, जाने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव। अब जैसे एक चीज देखी जाए, अभी तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इसके अंदर चार्ज के कारण फ्लक्स वो प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लिया एक हमारा ये सरफेस था, ठीक है, हमने चार्ज को बाहर रखा, ये चार्ज है हमारा, मान लिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ, तो अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ये हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गई, ठीक। अब देखो यहां पे, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस की तरफ जा रही है ना, तो जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव। यहां ये नेगेटिव होगा, फिर यहां निकल रहा है, यहां ये पॉजिटिव होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण क्या हो गया, जीरो हो गया। इसलिए कहा जाता है बाहर वाले चार्ज के कारण सरफेस के अंदर कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। ऐसे यहां पे भी देखा जाए, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब बाहर वाले चार्ज के कारण कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है। फ्लक्स जो भी प्रोड्यूस होगा वो सरफेस गॉसियन, जो भी सरफेस होगा उसके अंदर का चार्ज रखा गया है उसके कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, बाहर वाले किसी चार्ज के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। ये इसका चीज था, समझने लायक चीज था, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। ये कहता है फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा डिपेंड्स ओनली ऑन टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज होगा केवल उसी पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लिया हमने यहां पे +2q चार्ज रखा, ठीक है, और इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक। अब इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और मान लिया कि यहां पे एक -q चार्ज हमने रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो जैसे मान लिया कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल के इधर टर्मिनेट हो गई, कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई, ठीक, कुछ इधर निकल जाएंगी, जैसे क्या है कि अब इधर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, कुछ तो यहाँ टर्मिनेट हो गई, कुछ इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी। तो अब क्या होगा कि हमारा जो फ्लक्स होगा, जो सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा।
तो अब इसके अंदर इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, कितनी चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, कितने इलेक्ट्रिक लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो फ्लक्स इस 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण प्रोड्यूस होगा। अब अगर मान लिया जाए कि हमने एक गॉसियन सरफेस लिया और इसमें इस चार्ज को भी इंक्लूड कर दिया, ठीक। अब देखा जाए तो अब इस गॉसियन सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किस चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रही हैं, ये इसके अंदर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज कितना हो गया, +2 - q, q चार्ज बचा। इसका मतलब q चार्ज के कारण ये प्रोडक्ट पहले 8 इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा था, अब कितनी प्रोड्यूस करेगा, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये 4 हो गई। इसका मतलब है कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज पे, कितना टोटल चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अगली बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एट गॉसियन सरफेस हमें पता करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है गॉसियन सरफेस पे इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे निकालना है सरफेस पे तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस चार्ज के कारण होगा, जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर भी है और जो चार्ज बाहर भी है, उन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे कैसे, जैसे मान लिया जाए कि एक हमने ये गॉसियन सरफेस लिया, ठीक। अब हमने यहां पे चार्ज रख दिया Q1 और यहां पे चार्ज रखा Q2, ठीक। अब जैसे मान लिया इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कारण है, ये मान लिया E1 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक इसके कारण है, E2। तो अब इस पॉइंट सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगा दोनों चार्जेस का, मतलब अब इस चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये हमारा ई नेट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा, ना कि ये, ठीक है। इसका मतलब है यहां पे अगर हम इंटीग्रेशन E डॉट ds अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होता है फॉर्मूला हमारा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहां पे देखा जाए तो E, अब E हमें कौन सा लेना पड़ेगा, हमें E नेट लेना पड़ेगा, E नेट डॉट ds, ठीक है, E नेट डॉट ds। अब यहां पे Q इनक्लोज्ड कौन सा चार्ज है, Q1, तो यहां पे आ जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E नेट का मतलब हो गया कि अब कौन सा, E1 डॉट ds, इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस E2 डॉट ds इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन। अब ये जाहिर सी बात है, ये और बात है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स होगा ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि आउटवर्ड के कारण कोई फ्लक्स प्रोड्यूस होता नहीं है, ये तो जीरो हो जाएगा, हमें E1 डॉट ds Q1 अपॉन एप्सिलॉन मिल जाएगा। लेकिन हमें E नेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना होगा तो E नेट हमारा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। ये कहता है इन ए गॉसियन सरफेस, किसी भी गॉसियन सरफेस में अगर फाई जीरो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, ये इंप्लॉय नहीं करता कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। अगर फाई जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा, ये याद रखिएगा। जैसे कैसे देखा जाए, जैसे हमने मान लिया कि हमारा एक कुछ गॉसियन सरफेस है, ठीक है, हमने एक गॉसियन सरफेस लिया हुआ है। अब यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पे देखा जाए
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। अब यहां पे देखा जाए तो फाई, अगर हम फाई की बात करेंगे तो फाई तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा भाई? क्योंकि जाने वाला नेगेटिव, निकलने वाला पॉजिटिव, तो नेट हो गया जीरो, तो फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। फिर यहां पे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, ई क्या है? नॉन जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे ई जीरो है तो फ्लक्स का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि फ्लक्स तभी प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है तो फ्लक्स प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता किसी कीमत पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? गॉसेस लॉ और उससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, ठीक है। इनके बारे में पता रहेगा तो हम चीजें आगे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आज जो भी चीज हमने पढ़ी, आज हम बस यहीं पे इस क्लास को ओवर करते हैं, और अब अगली क्लास में हम लोग जो भी डेरिवेशंस हमने छोड़े हुए हैं, जो हमने बोले थे कि गॉसेस लॉ से हम इस डेरिवेशन को आसानी से करेंगे, तो अब हम वो डेरिवेशंस करेंगे। जैसे स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। फिर सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जो हमने केवल फॉर्मूले बताए थे, अब उसका डेरिवेशन हम यहाँ पे करेंगे और बहुत आसानी से एक साथ, क्योंकि हमने कहा था कूलॉम्स लॉ से उन डेरिवेशंस को बहुत लेंथी होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन गॉसेस लॉ से बहुत इजीली हम उन सारे डेरिवेशंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।